नमस्कार। चलिए एक कहानी सोचते हैं। एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगती है। लेकिन जब उसी का शासन भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की गहरी खाई में गिर जाता है, तब क्या होता है? आज हम ठीक उसी ऐतिहासिक कानून को समझने वाले हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वो कानून जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से असली ताकत छीनकर सीधी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी, और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली बुनियाद पड़ी। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब उस वक्त ब्रिटेन की संसद को ढूंढना था कि भाई, जब मुनाफे के लिए बनी एक कंपनी इतने बड़े देश पर राज करने लगे और उसका पूरा सिस्टम, उसका प्रशासन फेल हो जाए, तब आखिर किया क्या जाए? इसी मुश्किल सवाल का जवाब था पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ तक, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। वो ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश थी कंपनी पर नकेल कसने की। पर हुआ ये कि वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई और हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गए। तो आखिर गड़बड़ कहाँ थी? माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ गवर्नर जनरल और उसकी अपनी ही काउंसिल के बीच झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे, जिससे कोई भी बड़ा फैसला लेना नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन में इस बात पर बहस छिड़ी थी कि असली पावर किसके पास है। और इन सब के बीच कंपनी के अफसर, वो तो जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, अपना निजी व्यापार चला रहे थे और अपनी तिजोरियां भर रहे थे। मतलब भारत में कंपनी का शासन पूरी तरह से चरमरा गया था। अब लंदन में बैठे लोगों को ये समझ आ गया था कि एक बहुत बड़े और सख्त कदम की जरूरत है। और इसी पूरी उथल पुथल के बीच ब्रिटेन के एक बहुत ही युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर सामने आए। वो एक ऐसा समाधान लेकर आए जिसने भारत में सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया। उन्हीं के नाम पर बना पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो पिछली सारी गलतियों का एक सटीक जवाब था। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया था, वो था दोहरी नियंत्रण प्रणाली। इसका फंडा बहुत सीधा था। कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दो, व्यापार का काम अलग और राजकाज का काम अलग। और इस नई प्रणाली को चलाने के लिए जो सबसे शक्तिशाली टूल बनाया गया, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सीधे ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई एक नई बॉडी थी जिसका सिर्फ एक ही काम था, भारत में कंपनी के व्यापार को छोड़कर बाकी सब कुछ, मतलब सेना, नागरिक प्रशासन, टैक्स वसूलना, इन सब पर पूरा सरकारी कंट्रोल रखना। और इस बोर्ड में कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे। इसमें ब्रिटेन के सबसे बड़े मंत्री शामिल थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वित्त मंत्री और सीधे क्राउन के 4 खास सलाहकार। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था कि अब भारत के मामले कोई कंपनी नहीं, बल्कि लंदन की टॉप लीडरशिप देखेगी। तो अब देखिए ये बंटवारा काम कैसे करता था। एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए भारत के सारे बड़े फैसले ले रही थी, पॉलिटिक्स, सेना, टैक्स, सब कुछ। और दूसरी तरफ थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके डायरेक्टर्स के पास अब सिर्फ व्यापार संभालने का काम रह गया था। और सबसे अहम बात ये थी कि कंपनी अब सरकार के हर एक आदेश को मानने के लिए मजबूर थी, यानी असली सत्ता व्यापारियों के हाथ से फिसलकर सरकार के पास पहुंच चुकी थी। इस एक व्यवस्था ने भारत में पावर का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये किसी कंपनी का राज नहीं रहा, अब ये सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था, जो बस कंपनी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और ये जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था, इसे भारत में भी लागू किया गया। गवर्नर जनरल को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। उसकी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई ताकि फैसले तेजी से लिए जा सके। मद्रास और बॉम्बे जैसी बड़ी प्रेसिडेंसियों को भी युद्ध और कूटनीति के मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला दिया गया। असल में कलकत्ता अब ब्रिटिश भारत की असली राजधानी बन चुका था। अब गवर्नर जनरल सिर्फ कंपनी का एक मुलाजिम नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। और अब सुनिए इस एक्ट की सबसे अहम और शायद चौंकाने वाली बात। इतिहास में पहली बार कानूनी तौर पर कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये खुला ऐलान था कि भारत अब किसी ट्रेडिंग कंपनी की जायदाद नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा है। तो ये तो साफ है
कि इस एक्ट ने ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। लेकिन हर नींव की तरह इस नींव में भी कुछ दरारें थीं। इस नए सिस्टम की अपनी कुछ बड़ी खामियां भी थीं जो आगे चल के सामने आईं। असल में ये जो दोहरा कंट्रोल सिस्टम था, ये अक्सर बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता था। लंदन में बैठा बोर्ड कुछ कहता था और कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ और चाहते थे। और बेचारा गवर्नर जनरल जो भारत में बैठा था, उसकी हालत तो ऐसी थी जैसे वो दो नावों पर सवार हों। उसे कंपनी को भी खुश रखना था और ब्रिटिश सरकार को भी जवाब देना था, जो कि लगभग नामुमकिन काम था। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1784 का ये एक्ट कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। ये उस रास्ते पर रखा गया पहला बड़ा पत्थर था जो सीधा 1858 तक जाता है, जब कंपनी का राज पूरी तरह खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया। तो अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापारिक शासन को ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक शासन में बदल दिया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या यही वो पल था जब भारत की किस्मत लिखने वाली कलम एक व्यापारी के बही खाते से निकलकर एक साम्राज्य के ताज में हमेशा के लिए सज गई? इस पर सोचिएगा जरूर।